राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन करते समय और अनुवाद के माध्यम से हम प्रयोग अनुप्रयोग जब हिंदी का साहित्येतर क्षेत्रों में करते हैं तो उस समय हमारे सामने यह बात स्पष्ट रहती है कि अनुप्रयोग की भाषा का एक अपना अनुशासन होता है, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उसकी अपनी एक शब्द संपदा होती है और उसकी अपनी प्रयुक्तियाँ भी होती हैं, उसके अपना वाक्य विन्यास भी होता है। इसलिए हम औपचारिक और अनौपचारिक को मिलाकर नहीं देख सकते। अगर संवाद के स्तर पर, बातचीत के स्तर पर, संपर्क आदि के क्षेत्र में हम किसी सब्जी या फल बेचने वाले की भाषा को देखें, किसी रिक्शा चलाने वाले की भाषा को देखें, हम प्रेमी और प्रेमिका की भाषा को देखें, हम किसी कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति की भाषा को देखें, विशेषज्ञ की भाषा को देखें, गणित के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, इन सब को देखें तो भाषा के अलग अलग रूप हमारे सामने आते हैं। इसलिए अनुप्रयोग की भाषा की बात जब हम करते हैं, यानी एप्लीकेशन की, विभिन्न अनुशासनों की भाषा कभी भी एक सी नहीं होती और हो भी नहीं सकती। उसका मूल कारण है, हम किसी एक दिन के राष्ट्रीय समाचार पत्र को उठाकर देखें, अखबार में जो कि हिंदी में है, उस हिंदी के राष्ट्रीय समाचार पत्र की तमाम खबरों को यदि हम देखें, पृष्ठों को यदि हम देखें, तो एक ही अखबार में, एक ही दिन के समाचार पत्र में प्रयुक्त की गई हिंदी खड़ी बोली ही है, लेकिन विषयानुरूप उसका स्वरूप बदल रहा है। यदि अपराध की खबरों को देखेंगे तो हमें शब्दावली बदली हुई मिलेगी। नृशंस हत्या, तो ये जो नृशंस शब्द है ये वस्तुतः एक अर्थ विशेष का द्योतक है। अब शब्द कठिन नहीं है, यदि शब्द के अर्थ को हम समझ लेंगे तो हमारे लिए वो कठिन नहीं होगा। यदि इस शब्द को हम रोज अखबार में पढ़ते हैं या इसका प्रयोग कर लेते हैं तो हमें कठिन प्रतीत नहीं होगा। पहली बार तो हम किसी भी शब्द रूप को, किसी भी मुहावरे लोकोक्ति को पढ़ते हैं तो वो कठिन लग सकता है, लेकिन प्रयोग बाहुल्य के आधार पर वह सहज और सरल लगने लगता है। इसलिए अलग अलग अनुशासनों की भाषा अलग ही होती है। अब समाचार पत्र में अपराध की भाषा, शिक्षा की भाषा, संस्कृति की भाषा, यहाँ तक के संपादकीय की भाषा, जो एडिटोरियल होता है उसमें जो संपादक जिस भाषा का चयन करता है, जिस भाषा में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, वह बिल्कुल अलग तरह की शब्दावली होती है। उसमें एक वैचारिक गरिमा होती है, मर्यादा होती है। और इसी तरह मनोरंजन के पृष्ठ पर जाएं, सिनेमाई खबरों की भाषा देखें, कहानी की भाषा देखें, कविता की भाषा देखें, समाचार पत्रों में वह भी देखने को मिलते हैं। चुटकुलों की भाषा देखें और इसी प्रकार बाजार की भाषा देखें, सोना उछला, चांदी गिरी, अरहर लुढ़की, तिलहन फिसली, जीरा भड़का, दालें नरम, तेल गरम आदि आदि, इस तरह के बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं। खेलों के पृष्ठ पर जाएंगे तो धोनी ने धोया, धूल चटाई, छक्के छुड़ाए, औंधे मुंह पटका, ऐसे कई सारे प्रयोग मिलते हैं। तो भाषा अनुशासन सापेक्ष होती है, अवधारणा सापेक्ष शब्दावली होती है। इसलिए हम अलग अलग अनुशासनों की भाषा को अलग अलग रूपों में ही देखते हैं, चाहे वो शब्दावली हो या प्रयुक्तियाँ हों, रजिस्टर्स हों। यही संकट भारतीय स्वतंत्रता के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के समक्ष था कि साहित्य या कविता की भाषा में देश तो नहीं चल सकता। हमने उसी समय हिंदी की अनिवार्यता क्यों नहीं की, यह प्रश्न भी हमारे मनोमस्तिष्क में बार बार आता है। किंतु यह बात नहीं भूलनी चाहिए
कि राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता देना ही उस समय राष्ट्र के समक्ष एक बड़ा मुद्दा था, जो संभवतः उचित भी था। यही कारण है कि 1947 से 1949 तक हम केंद्र सरकार की राजभाषा तय नहीं कर पाए थे। विचार के बाद, विमर्श के बाद, सर्वेक्षण के बाद, चर्चा परिचर्चाओं के बाद, चिंतकों, विचारकों और भविष्य दृष्टाओं से विमर्श के बाद हमने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा, संघ की राजभाषा घोषित किया। किंतु मजबूरन अंग्रेजी की बैसाखियां इसलिए पकड़नी पड़ गईं क्योंकि बहुत सारे अधिकारियों, कर्मचारियों का यह कहना था कि वो हिंदी भाषी नहीं है, उन्हें हिंदी में काम करने का अभ्यास भी नहीं है, हिंदी में बहुत बड़ी संख्या में शब्दकोश भी नहीं है, शब्दावली भी नहीं है, प्रयुक्तियाँ भी नहीं है, और प्रारूप और पत्र आदि, टिप्पणियाँ आदि, इनकी विरासत भी अंग्रेजी में उपलब्ध है, तो हिंदी में काम कैसे करेंगे। इसलिए द्विभाषिकता को अपनाते हुए अंग्रेजी की बैसाखियाँ पकड़नी पड़ी। हिंदी के पास अपनी अवधारणात्मक शब्दावली, शासन प्रशासन की वह भी नहीं थी। हिंदी अनुप्रयोग का अनुभव और ज्ञान हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों के पास नहीं था। उपन्यास, कहानी की भाषा में शासन हो नहीं सकता था, इसलिए अंग्रेजी सह राजभाषा बन बैठी। यानी मजबूरन व्यवस्था को हिंदी को राजभाषा घोषित करने के बाद अंग्रेजी को 15 साल के लिए सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति का निर्णय भी लिया गया। यह 15 साल इसलिए रखा गया कि 15 वर्ष के बाद हमारे अधिकारी, कर्मचारी हिंदी में काम करने का अभ्यास अर्जित कर लेंगे, शिक्षण प्रशिक्षण हो जाएगा और फिर एक आत्मविश्वास उनके पास आ जाएगा। इस दृष्टि से यदि हम कहें कि आज शासन प्रशासन पर अंग्रेजी का बहुत बड़ा उपकार भी है, तो संभवतः गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने अंग्रेजी शब्दावली की तर्ज पर ही हिंदी की अवधारणात्मक शब्दावली बनाई है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। ये शब्दावली कृत्रिम है, ये शब्दावली निर्मित है, गढ़े गए शब्द हैं। अगर हमने डायरेक्टर शब्द अंग्रेजी का देखा तो उसके लिए हमने शासन प्रशासन में निदेशक शब्द गढ़ा और मनोरंजन के क्षेत्र में निर्देशक शब्द गढ़ दिया। इसी प्रकार से चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो चीफ के लिए हिंदी में शब्द बनाया मुख्य, मेडिकल के लिए बनाया चिकित्सा, ऑफिसर के लिए बनाया अधिकारी, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर के लिए हमने बना दिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी। इस प्रकार से हमने तमाम क्षेत्रों में अंग्रेजी के शब्दों को सामने रखा, उनकी अवधारणा को समझा, आत्मसात किया और फिर धीरे धीरे हम उसी अवधारणा को, उसी मूलार्थ को अक्षुण्ण रखते हुए यथासंभव हिंदी में शब्द बनाते चले गए। हमारे पास अच्छी खासी अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली आज उपलब्ध है। लाखों की संख्या में हम ये शब्द बना चुके हैं। यदि हम हिंदी अनुप्रयोग को लेकर आगे बढ़ें तो उसका मूल कारण है कि लगभग 70 साल या 80 साल की आज़ादी के बाद हमें ज्ञात हुआ कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। समस्या तो यह बनी है कि भिन्न भिन्न अनुशासनों के स्थापित विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वान अपनी अपनी पटरी पर प्रचुर मात्रा में काम करते रहे, अनुसंधान करते रहे, उपलब्धियां हासिल करते रहे, और जो भाषाविद हैं, जो साहित्यविद हैं, वो अपनी अपनी पटरी पर भाषा के और साहित्य के विकास विस्तार का काम करते रहे। तो रेल की पटरी की तरह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत, समर्पित, चिकित्सा के क्षेत्र में, वित्त वाणिज्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या दूसरे ऐसे साहित्येतर क्षेत्रों में जो विद्वान काम कर रहे थे, वो अंग्रेजी में काम करते रहे, और हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में समर्पित या भारतीय भाषाओं और साहित्य के क्षेत्र में समर्पित विद्वान अपनी अपनी भाषा में साहित्य सृजन करते रहे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि विषयों के प्रकांड विद्वान जो हमारे पास मौजूद थे, उपलब्ध थे, जो विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में आज भी जाने जाते हैं, उनके प्रदेह को, उनके अवदान को पूरी दुनिया नतमस्तक होकर स्वीकार करती है। वो भौतिक रसायन और गणित ये शब्द नहीं जानते थे,
यानी फिजिक्स को भौतिक कहा गया, केमिस्ट्री को रसायन कहा गया, मैथ्स को गणित कहा गया। इस तरह से ये जो हिंदी में शब्दावली निर्मित हुई, ये वास्तव में 61 के बाद, क्योंकि 1961 में शब्दावली आयोग का गठन हुआ और 63-64 के आसपास जाकर शब्दावली निर्माण प्रारंभ हुआ। तो हिंदी या भारतीय भाषाओं के आधिकारिक विद्वान वो भाषाओं की दिशा में काम करते रहे, उन्हें अन्य विषय जिनकी जानकारी नहीं थी उनसे वो भिज्ञ नहीं थे, परिचित नहीं थे, अधिकार नहीं था। परिणामतः रेल की समानांतर दो पटरियों की तरह समान दूरी पर विषयविद और भाषाविद चलते रहे, काम करते रहे। दोनों के बीच कोई सेतु नहीं बना और अनुशासन, बहुत सारे ये जो साहित्येतर अनुशासन है ये हिंदी में या भारतीय भाषाओं में नहीं आ सके और हिंदी या भारतीय भाषाओं के विद्वान इन विषयों में प्रवेश कर नहीं सके, क्योंकि जिसको उस विषय की जानकारी नहीं है, आधिकारिक ज्ञान नहीं है, विद्वत्ता नहीं है, वह उस विषय को हिंदी में नहीं लिख सकता। तो जो भाषाविद हैं वो विषय नहीं जानते थे और जो विषयविद हैं वो भाषा में कार्य करने के अभ्यस्त नहीं थे। इसीलिए 8 दशक निकल गए और आज हम चिंतित हैं, संभावनाओं को खोज रहे हैं कि हम इन तमाम साहित्येतर अन्य अनेक अनुशासनों की सामग्री को, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, संदर्भ ग्रंथ आदि को, कोश ग्रंथों को हम हिंदी और इन भाषाओं में निर्मित कर सकें। इन रचनाओं को चाहे अनुदित रूप में उनका अनुवाद हो, जो बहुत प्रस्तावित बड़ी संदर्भित पुस्तकें हैं जिनको ये देश 8 दशकों से पढ़ता रहा, उन पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हो जाए, या उन पुस्तकों के आधार पर हिंदी में मौलिक पुस्तकों का सृजन हो जाए। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय, भाषा सेवी संस्थाएं, अनुवाद सेवी संस्थाएं और इन विषयों के विद्वान मिलकर काम करें। भाषा के और विषय के विद्वान एक साथ मिलकर यदि इस दिशा में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली हमें उन अनुशासनों की उपलब्ध नहीं थी तो हम उसमें लेखन नहीं कर पाए, अनुवाद नहीं कर पाए, अनुवाद हो नहीं पा रहा था, मौलिक लेखन इस दिशा में उपेक्षित था। आज उसी के परिणाम हमारे सामने हैं जिस पर हम चिंतित हैं। उस समय 1949 में हिंदी को जब केंद्र सरकार की राजभाषा घोषित कर दिया गया था, तब हिंदी में पारिभाषिक शब्द बनाने और हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण पर भी बल दिया जा रहा था। समस्या यह भी हुई कि शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों के बिना देश के अलग अलग कोनों में ये अवधारणात्मक शब्द बनाए जाने लगे। यानी अलग अलग राज्यों में अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी दृष्टि से वहाँ के भाषाविदों और अनुशासन के ज्ञाताओं ने शब्दावली बनानी शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि व्यक्तिगत रूप से भी जब भाषा के विद्वान या विषय के विद्वान इस दिशा में काम करने लगे तो एक एक अवधारणात्मक शब्द के लिए अनेक शब्द निर्मित होते चले गए। संस्था के स्तर पर भी, व्यक्ति के स्तर पर भी ये प्रयास दिखाई देने लगे। अब नई समस्या यह आ गई कि अंग्रेजी के किसी एक अवधारणात्मक शब्द के लिए हमने एकाधिक हिंदी के अवधारणात्मक शब्द बना लिए। सब विद्वानों ने अपने अपने ढंग से शब्दों का निर्माण कर दिया और शब्द अलग अलग स्थानों विद्वानों से जब बनने लगे तो हर शब्द के लिए उनके पास अपना अपना एक तर्क था कि यही शब्द सटीक और सार्थक है, और कहीं बोधगम्यता, कहीं सहजता, कहीं सरलता, कहीं लौकिकता आदि के तर्क दिए गए शब्द निर्माण के लिए, और संस्कृत निष्ठता पर अधिक बल था, यह भी महत्वपूर्ण था। कुल मिलाकर समस्या लगातार बढ़ती चली गई और इस तरह भारत सरकार को एक रूप पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का दायित्व अपने हाथों में लेना पड़ा और सन 1960 में जाकर विशेष संवैधानिक प्रावधान करके एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था के गठन का निर्णय लिया गया और 1961 में जाकर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के नाम से जिसे हम जानते हैं उसका निर्माण हुआ। शब्दावली आयोग ने धीरे धीरे पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत बनाए। बृहत विचार विमर्श के बाद विषयविद और भाषाविदों को
एकत्रित किया, उनसे चिंतन किया, मनन किया और सिद्धांत बनाने के बाद उन्होंने शब्दावली निर्माण प्रारंभ किया। आज लगभग 9 लाख पारिभाषिक शब्द हिंदी के अलग अलग अनुशासनों के बन गए हैं। उनका प्रयोग भी अब बहुत तेजी से होने लगा है। शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित यह शब्दावली शिक्षाविदों तक, विश्वविद्यालयों तक, विद्यालयों तक या जो पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें बनाने का काम करने वाली संस्थाएं हैं वहाँ तक पहले नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन अब वह शब्दावली संपदा इन संस्थाओं के पास पहुँच रही है। शासन प्रशासन में भी इस शब्दावली के प्रयोग की सार्थकता पर चिंतन मनन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है और परिणाम यह है कि अंग्रेजी अवधारणात्मक शब्दों के समतुल्य हिंदी अवधारणात्मक शब्द अब बनने लगे, जिनके निर्माण में सैकड़ों हजारों विद्वानों ने, विषयविदों ने, भाषाविदों ने, चिंतकों ने अपनी मेधा लगाई, अपना मस्तिष्क और अपनी प्रतिभा का रचनात्मक उपयोग किया। अंग्रेजी हिंदी प्रशासनिक शब्दावली और हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली भी बृहत आकार में उपलब्ध हो गई और अपेक्षा की जाने लगी कि अधिकारी और कर्मचारी अब हिंदी की शब्दावली का प्रयोग करें और हिंदी में काम करें, कार्यान्वयन हिंदी में होना चाहिए। किंतु आज भी कठिनाई यह बनी हुई है कि शब्दावली तो है, किंतु उस शब्दावली का प्रयोग अनुप्रयोग जिस तरह से अपेक्षित है वैसा नहीं हो रहा। या तो हम उन शब्दावली के प्रति उस शब्दावली को कठिन दुरूह कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। हम अतिरिक्त समय और प्रयत्न करना नहीं चाहते। वास्तव में शिक्षा की, ज्ञानार्जन की कोई आयु नहीं होती, कोई पद भी नहीं होता। व्यक्ति आजीवन ज्ञानार्जन करता है, भाषा सीखता है, भाषा की शब्द की संपदा को बढ़ाता है। इस दृष्टि से यदि हम हिंदी वालों की गरीबी का मुख्य कारण यही मान लें कि हमारी सभी जेबों में पैसा तो है लेकिन हम उसे खर्च नहीं कर रहे, यानी हमारे पास लगभग 9-10 लाख पारिभाषिक शब्द तो हैं अलग अलग अनुशासनों के, लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर रहे। तो जब प्रयोग नहीं करेंगे तो उनकी सहजता और सार्थकता से हम अवगत भी नहीं हो पाएंगे। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कार्य किया है उसकी सार्थकता को भी हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जहाँ जहाँ शब्दावली का प्रयोग हो रहा है वहाँ लगातार हिंदी भाषा का अनुप्रयोग अनुवाद के माध्यम से बढ़ रहा है, यानी अनुवाद उसमें रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। और बहुत सारी ऐसी स्थितियां भी देखने में आ रही हैं कि अनुदित पत्रों, प्रारूपों, टिप्पणियों आदि के आधार पर, प्रतिवेदनों के आधार पर अब मौलिक लेखन भी हिंदी में प्रारंभ हो रहा है। एक विडंबना हिंदी अनुप्रयोग की यह भी है कि हम भारतीय लोग इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़कर नहीं देखते। किसी भी राष्ट्र की वैश्विक मंच पर अस्मिता की पहचान वहाँ की भाषा होती है। ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि 8 दशक के बाद भी हम अपनी किसी भी एक भाषा से, भारत की अनेक भाषाएं हैं, 1500 से ज़्यादा भाषाएं हमारे देश के पास, बोलियाँ, उपबोलियाँ, उपभाषाएं ये मौजूद रही हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ में या विश्व के अलग अलग मंचों पर हमारी भाषा से नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था का भरपूर दुरुपयोग हम करते रहे हैं। हम अनगिनत तर्क देकर अनुप्रयोग के दायित्व से अपने को मुक्त कर लेते हैं। बॉल को दूसरे कोर्ट में सरकाना ये हमारी मानसिकता सी बन गई थी। इसलिए आज ज़रूरत है कि कथनी और करनी के अंतर को मिटाया जाए। इसको एक राष्ट्रीय यज्ञ मानकर कि हिंदी का प्रयोग अनुप्रयोग यदि हमें बाहुल्य के साथ आगे बढ़ाना है, उस प्रचुर मात्रा में प्रयोग को हमें प्रोन्नत करना है, आत्मसात करने की प्रेरणा देनी है, तो हमें कथनी और करनी का यह अंतर मिटाना होगा। अंग्रेज़ी का बोलबाला है, अंग्रेज़ी बोलने लिखने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल कल्चर पूरा माहौल इसी का तैयार करती है। फला हिंदी में
काम नहीं करता तो मैं ही क्यों करूं, ऐसी मानसिकता, ये तमाम तर्क हैं। यानी आज हिंदी नहीं अंग्रेजी का बोलबाला है, आज अंग्रेजी बोलने लिखने सीखने वाले गौरवान्वित होते हैं, या ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल हैं, या जो इनकी संस्कृति है, ये इन्होंने पूरा माहौल ही ऐसा बना दिया है कि हमें लगता है कि अगर बच्चे हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में काम नहीं करेंगे तो यह उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। ऐसे अनेक तर्क कुतर्क सुनने देखने को मिलते रहे हैं, पर हम यह अब नहीं सोच सकते कि स्वयं हिंदी अनुप्रयोग करना है, इसके लिए अपने बच्चों को प्रयोग करना सिखाना है, ये कोई और आकर करेगा। हमको, हम सबको, हमारे अभिभावकों को, हमारे शिक्षक समुदाय को, हमारे मित्र मंडली को, हमारे कार्यालय में बैठे हुए अधिकारियों कर्मचारियों को यह बात अब समझ में आनी चाहिए कि भाषा भक्ति भी राष्ट्रभक्ति का ही एक रूप है। जिसने पढ़ा लिखा कर सभ्य बनाया, जिस देश ने हमारे लिए रोजी रोटी की व्यवस्था की, जिस देश ने हमारे आवास की, हमारे व्यवसाय की, हमारी नौकरी, हमारे मान सम्मान, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा यह प्रदान किया, और इससे भी आगे जिस देश का हम नमक खाते हैं, जिस देश का हम अन्न खाते हैं, उसी देश का ये आग्रह है, उस देश की सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति के आदेश हैं, उस देश की बड़ी प्रसिद्ध और प्रमुख रचना हमारा संविधान, उसके प्रावधान है कि हम हिंदी में काम करें, हिंदी अनुप्रयोग को आत्मसात करें और सहर्ष इस क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ाएं, अपने को आधिकारिक रूप से हिंदी का ज्ञाता बनाएं। हिंदी बोलें, हिंदी लिखें, हिंदी सुनें और हिंदी पढ़ें। ये जो कौशल हैं चारों, इन कौशलों को हम अपनी दैनिकचर्या का, जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसी से हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे हिंदी के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति, मातृभाषा के प्रति समादृत भाव अर्जित कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाना है तो हमें अपनी भाषाओं को बचाना होगा। हमें अपनी राजभाषा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रयोग में आने वाली हमारी राष्ट्र की महत्वपूर्ण भाषा, जिसके माध्यम से दुनिया हमें जानती है, विश्व हमें जानता है, उस हिंदी को हम बचा पाएंगे। अन्यथा जो हाल विश्व की अनेक भाषाओं का लगभग हो रहा है, जो हाल स्रोतस्विनी भाषा संस्कृत का हुआ है, वही हिंदी का भी हो सकता है। भाषा तो प्रयोग अनुप्रयोग से ही जीवित रहती है, विकसित होती है। भाषा का प्रयोक्ता ही भाषा को बचाता है, उसे विकसित करता है। यह तो भाषिक व्यवहार तो कुएं के जल की तरह होता है। कुएं से रोज बार बार पानी निकालते रहेंगे तो पानी का बर्तन उसमें डालते रहेंगे तो निश्चित कुएं का पानी स्वच्छ रहेगा, निर्दोष रहेगा, निष्पाप रहेगा और स्रोत भी प्रवहमान रहेंगे। लेकिन पानी निकालना बंद कर दें 4-6 महीने में तो वह पानी सूख जाता है। भाषा भी प्रयोग की वस्तु है। यदि हम उसका प्रयोग बंद कर देंगे, उसका अनुप्रयोग, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, उसको आने वाली पीढ़ियों के प्रयोग के लिए उपस्थित नहीं कराएंगे तो निश्चित उस भाषा का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अजस्र गति से बहने वाली कलकल करती नदी की तरह धारा भाषा की होती है। उसका प्रवाह भी उसी जल की धारा की तरह होता है। कंकड़ पत्थर घास फूस जो भी अद्यतन अधुनातन विचार शब्दावली शब्द संपदा प्रयुक्ति कुछ भी अगर आ रहा है तो उसको हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं, भाषा को गतिशील बनाते हैं, भाषा को अवरुद्ध नहीं करते। इसलिए हिंदी को भी नदी धर्म से, जल धारा के धर्म से जोड़ना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम हिंदी की अभिव्यक्ति का प्रखर माध्यम उसे बनाएं, यानी हिंदी को अपनी हर प्रकार की वैचारिकता का, सोच का सशक्त माध्यम बना लें। मित्रों, वास्तव में किसी भी भाषा को जीवित रखने के यूँ तो प्रेरक कारण अनेक होते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंतःकरण से ये बात नहीं आएगी तब तक हम हिंदी प्रयोग अनुप्रयोग को उस तरह से नहीं बढ़ा पाएंगे। स्वतंत्र देश में
न्याय अपनी भाषा में अगर न हो, चिकित्सा अपनी भाषा में न हो, तो चिंता का विषय तो वह होता ही है। इसलिए हम सब के लिए यह ज़रूरी है कि हम हिंदी को ज्ञान से जोड़ें, विज्ञान से जोड़ें, विधि से जोड़ें, तकनीक से जोड़ें, उद्योग से जोड़ें, प्रौद्योगिकी से जोड़ें, प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं से जोड़ें, समीक्षाओं से जोड़ें, नियुक्तियों से जोड़ें, साक्षात्कार आदि से जोड़ें, मीडिया से जोड़ें, संचार माध्यमों से जोड़ें। यह सब करने के बाद हमें लगेगा कि वास्तव में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग अनुप्रयोग से लगातार जुड़ रही है, आगे बढ़ रही है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।